मुंबई की भीगी सड़कों पर एक ऐसा पल जन्म लेता है जो किसी की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। एक साधारण इंसान जिसे दुनिया शायद ही देखती हो, अचानक एक ऐसे तूफान के केंद्र में आ जाता है जहां हर नजर उस पर टिकी होती है और हर शब्द उसे दोषी ठहराता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। कहीं गहरे में छिपा है एक ऐसा सच जो सामने आने पर न सिर्फ दिल तोड़ देगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सही और गलत के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। यह एक कहानी है जहां नायक वह है जिसे सबने खलनायक मान लिया था, और जब सच सामने आता है कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। मुंबई की सुबह आज कुछ अलग थी। घनेरे बादल, चिपचिपी गर्मी और बहतकती हुई बारिश की बूंदें सड़कों पर मिट्टी का रंग घोला करती थी। शहर जैसे उठने से पहले ही थक गया हो। पुरन बाजार के कोने में, जहां बड़े लोगों के कदम भी शायद कभी न पड़े, रवि अपनी पुरानी झाड़ू और एक फाती गुनीबक के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। उसके कदमों के नीचे घिलासा पानी चपक चपक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। रवि, एक सफाई कर्मचारी जो हर दिन मुंबई के सबसे गंदगी भरे इलाकों में घंटों काम करता था, दुनिया के लिए शायद एक नाम भी नहीं था, बस एक साया था जो सुबह से शाम तक कचरे में खो गया था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी कबीले इंसान ने इस दुनिया की कठोरता के बीच भी अपनी असलियत को बचा कर रखा हो। आज जब रवि एक छोटी सी गली में घुसा तो कुछ अजीब सा लगा। गली में सिर्फ सड़ते हुए कचरे की बदबू थी और कुछ दूती हुई कचरे की बोरियों का ढेर। लेकिन एक पल में रवि के कान एक कमजोर सी सरगोशी से भर गए, जैसे कोई हल्का सा रो रहा हो। उसने तुरंत अपनी झाड़ू नीचे फेंकी और बिना सोचे समझे आवाज के पीछे भागा। वो रस्सी के जाले हुए टुकड़ों और गंदे कपड़ों के बीच से गुजरा जब उसके पैर एक कचरे की बोरी से टकराए। उसने अपने हाथों से वो बोरी फाड़ दी और उसका सांस एक पल के लिए थम गया। एक छोटी सी लड़की थी, सिर्फ 4 साल की, शायद कम। उसके कपड़े फाटे हुए थे, शरीर घिलासा और जहरीला पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। उसकी आंखों में एक डर था, ऐसा डर जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। वो कंप रही थी जैसे किसी पट्टे की तरह तेज हवा में। रवि का दिल एकदम से फट गया। उसने अपना पुराना मिट्टी से भरा दुपट्टा निकाला और उस छोटी सी जान को अपनी बाहों में लपेट लिया। मैं हूं बेटा, डरो मत, मैं हूं, उसने धीरे से कहा, अपनी आवाज में जितनी भी ममता बचा पाया था उससे भरकर। बारिश और तेज होने लगी थी। रवि उस लड़की को अपनी छाती से लगाए पूरी ताकत के साथ भागना शुरू किया। गलियों के बीच, नंगे तरों के नीचे, डूबती हुई राहों में वो चिल्लाता रहा, मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन जैसे मुंबई के लोगों ने अपने कान बैंड कर लिए थे, किसी ने भी नहीं देखा या देखकर मुंह फेर लिया। उनके लिए एक लाला लाला सफाई वाला, एक बेघर आदमी, एक कचरे वाला था, और उसके हाथों में एक बेमुरावत बची थी। एक कहानी थी जिसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हर कदम के साथ रावी के कपड़े और मिट्टी से भरते जा रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ उस लड़की पर मजबूत होती जा रही थी। उसका अपना शरीर थक कर टूट रहा था, लेकिन उसका मन बस एक बात के लिए लड़ रहा था, उस लड़की को बचाना था। गलियों का रंग, बारिश का पानी, सड़क के कोने में पड़ी हुई टूटी हुई मूर्ति, सब कुछ एक अजीब सी कहानी का हिस्सा बन रहे थे। जैसे मुंबई के हर कोने ने उस रात एक राज देखा हो, एक ऐसे आदमी का राज जो दुनिया के नजर में कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसकी बाहों में एक फरिश्ता सो रहा था। जब रवि हॉस्पिटल के गेटे पर पहुंचा तो उसका शरीर कांप रहा था, उसका सांस घुट रहा था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, जिसे शायद सिर्फ यह दिख रहा था कि एक गंदा आदमी एक बच्ची को लेकर भाग रहा था। रावी चिल्लाया, बचाओ, ये बच्ची जिंदा है। लेकिन जवाब में सिर्फ शक मिला। लोग इधर उधर देखने लगे, कुछ फोन पर कुछ बोलने लगे। पूरा माहौल एक पल में भड़क उठा। और फिर कुछ ऐसे पल आए जब रवि के जीवन का सारा भरोसा टूट गया। जब 2 पुलिस वाले उस पर झपटे जैसे वो कोई चोर हो। जब उसकी बातें, उसकी चीखें, सब कुछ हवा में उड़ गया। जब दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बचाने की कोशिश, सबसे बड़ी गलती समझ ही गई। बारिश तेज हो गई थी। रवि की कमर झुकी हुई थी।
उसका हाथ लोहा की हथकड़ी में था और उसके सामने वो बच्ची जिसे उसने कचरे के ढेर से उठाया था अब किसी और के हाथों में थी, दौड़ जा रही थी। उस पल रवि को समझ में आ गया, इस शहर में, इस दुनिया में इंसान की इज्जत उसकी चमक से होती है, उसके कपड़ों से, उसके जाति से। कचरा उठाने वाले के पास सिर्फ एक चीज होती है, उसका दिल। और शायद वो भी किसी के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उस रात जब रवि पुलिस की गाड़ी में बैंड होता हुआ जा रहा था, उसका दिल सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि छोटी अनजान सी बची बच जाए, चाहे दुनिया उसे भूल जाए। और रवि रवि तो वैसे भी दुनिया के लिए कब का खो गया था। हॉस्पिटल का दरवाजा धक्का मारकर खुला था। मुंबई की बारिश से भीगे हुए रवि ने जैसे ही कदम रखा, एक अजीब सी सन्नाटा टूट गया। हल्के पीले उजले यूनिफॉर्म में लपेटी हुई नर्सेज रिसेप्शन के पीछे बैठकर फिल्में पलट रही और आपस में कुछ छुप छुप कर बातें कर रही थी। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये गंदा आदमी बच्ची को क्यों लेकर आया है। रवि के कपड़े कचरे और मिट्टी में डूबे हुए थे। उसकी आंखों में घबराहट थी, हाथों में बेजान बच्ची जिसका चेहरा ढूंढने पर भी अपना रंग नहीं दिखाता था। उसने पूरे हॉस्पिटल में चीख कर आवाज लगाई, मदद करो, ये बच्ची, इससे इलाज चाहिए। लेकिन रिसेप्शन पर बैठे हुए लोग सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे फैसला कर रहे हो कि इसे चोर समझें या कुछ और। एक पल में सिक्योरिटी गार्ड ने वायरलेस पर कुछ कहा और दो पुलिस वाले जो वहां रूटीन पेट्रोल पर थे हॉस्पिटल के अंदर घुस आए। उनकी आंखों में एक ही चीज थी, शक। रवि ने जैसे ही उन्हें देखा, वो और तेज बोलने लगा, मैं चोर नहीं हूं, मैंने इसे सड़क से उठाकर लाया हूं, ये बच्ची जिंदा है। लेकिन उसकी आवाज भी भीगती बारिश की तरह जमीन में घुस गए। पुलिस वालों ने उसकी बातों का इंतजार नहीं किया। एक थप्पड़ से रवि का चेहरा घूम गया। दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत उसकी कलाई पे हथकड़ी लगाई, इतनी जोर से कि उसके हाथों का रंग सेफ्ट पड़ गया। चुप, तू सोचता है हम बेवकूफ हैं? किधर से उठी ये बच्ची? पुलिस वाले ने चीखते हुए कहा और रवि को घसीटकर एक कोने में ले गया। लोग तमाशा देख रहे थे, मोबाइल फोन्स निकलकर वीडियोस बना रहे थे, जैसे किसी नाटक का हिस्सा बन गए हो। बच्ची को एक नर्स ने जबरदस्ती रवि के हाथों से छीन लिया। लड़की अब भी होश में नहीं थी। उसका छोटा सा शरीर कपक पा रहा था, जैसे उसकी सांसें भी हार मान रही हो। नर्स यूज स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गई। रवि उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। एक पुलिस वाले ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। साला कचरे वाला, बच्ची किडनैप करके क्या सोचा था? पैसा मांगेगा या कुछ और? दूसरा पुलिस वाला अपने दांतों को खिंच कर बोल रहा था। रवि के आंखों में आंसू भर आए। उसने फिर से कहने की कोशिश की, मैं बस मदद करना चाहता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। रवि को बिना किसी सवाल जवाब के कम्बुर में धकेल दिया गया। बारिश अब और तेज हो गई थी और कम्बुर के अंदर का माहौल एक छोटी सी जेल जैसे लगता था। बैंड गीला और सांस लेने में भी मुश्किल। रोड पर गाड़ी धड़ाधड़ भग रही थी। रवि का सिर कम्बुर की दीवार से टकरा गया, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। उसका मन हॉस्पिटल के उस कोने में अटका हुआ था, जहां एक छोटी सी जान अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। हॉस्पिटल के अंदर भी माहौल बदल गया था। नर्स जिन्होंने पहले रवि को शक की नजर से देखा था, अब डॉक्टर के सामने हालात बयान कर रही थी, लेकिन सब कुछ रवि के खिलाफ जा रहा था। एक आदमी सफाई वाला जैसा लगता था, एक बच्ची को लेकर भागते हुए आया। बहुत एग्रेसिव था। डॉक्टर ने कुछ नहीं पूछा, बस इमरजेंसी फॉर्म में अननोन लिख दिया। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर लोग बैठकर अपने फोन से ब्रेकिंग न्यूज देखने लगे। लोकल न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, मुंबई में किडनैपिंग का प्रयास, लिख सिरों के फेस में चोर। लोगों की आंखों में अब डर था, गुस्सा था और सबसे खतरनाक अफवाह थी। रवि की कहानी, जो एक कहानी थी ममता और इंसानियत की, अब एक कहानी बन गई थी अपराध और अश्लीलता की। रवि के साथ कम्बुर में बैठा एक पुलिस कांस्टेबल अपने फोन पर रवि का फोटो देख रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हुए लिख रहा था, देखो, यह है बच्ची का किडनैपर। किसी ने नहीं पूछा कि असली कहानी क्या है। किसी को जरूरत नहीं थी। कहानी सिर्फ तब तक काम की थी जब तक वो ड्रामा थी। जब कम्बुर ने थाना के आंगन में ब्रेक लगाई, रवि का शरीर झटके से आगे गिरा। पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला।
थैन में एक और तमाशा तैयार था। ऑफिसर्स डेस्क पर रावी को लाके खड़ा कर दिया गया। सीनियर इंस्पेक्टर, जो एक मोटा आदमी था और काला चश्मा पहनता था, चेयर में पीछे चूल्हा लेकर बैठा था। उसने रवि को घुर कर देखा और ठंडी आवाज में कहा, सही से बोल दे, वरना हम अपना तरीका जानते हैं। रवि ने कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। उसने अपनी आंखें झुकाई और कमजोर सी आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस बच्ची को मैंने कचरे के ढेर से उठाया था। वो अकेली थी। भूले से भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर ने थोड़ा हंसकर अपने जूनियर से कहा, आजकल तो चोर भी कहानी लिख कर आते हैं। रवि को एक छोटी सी सेल में बैंड कर दिया गया, जहां एक कोने में एक पुरानी चादर लगी हुई थी और एक टूटी हुई बल्टी रखी थी। कुछ ही देर में एक आदमी आया, एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड वकील, जो झालक से ही थका हुआ और उदास दिखता था। उसने रवि को बिना देखे ही कहा, देखो, सच हो या झूठ, तुम्हें कन्फेशन करना पड़ेगा। केस लंबे चलेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझा करो। रवि चुप था। उसका सिर अपने हाथों में था। उसकी पूरी दुनिया, उसकी ईमानदारी, उसका इंसानियत का एक पल अब एक जोक बन चुका था। जेल के कोने में बैठकर रवि के मन में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, वो छोटी सी लड़की जिसे उसने बारिश और कचरे के बीच से उठाया था। और फिर उसके दिल में एक वचन उभरा, चाहे दुनिया उसे भूल जाए, चाहे सब कुछ उसके खिलाफ हो, लेकिन वो उस लड़की के लिए लड़ता रहेगा। उस बारिश भरी रात में, जब पूरा मुंबई अपने घरों में बैंड था, रवि अपने आप से एक अनजाना लेकिन पवित्र सा वादा कर रहा था। मुंबई की वो रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश की बूंदें जेल के पुराने लेकिन मजबूत लोहे के दरवाजों से टकरा कर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे दाढ़ और अंधेरा दोनों मिलकर कोई गीत गा रहे हो। रावी एक कोने में झुका बैठा था, जहां से सिर्फ जेल के गीले और सड़ी हुई दीवारों का नजारा होता था। उसके कपड़े अब भी गीले थे, मिट्टी और खून के दाग अब उसकी त्वचा का हिस्सा लगते थे। सुबह होने से पहले ही जेल में हलचल मच गई। छोटी सी घंटी बजी और एक जेलर ने चिल्लाकर सबको उठने का हुक्म दिया। रवि की आंखें लाल थी। नींद का तो सवाल ही नहीं था, पर थकान जैसे हर हड्डियां तोड़ रही थी। उसने धीरे से अपने आप को उठाया। पैरों के नीचे की मिट्टी और पानी से घिलासा फ्लोर चिपक रहा था। जेल का माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ से घुरते हुए चेहरे, ठंडी नजरें और कुछ हल्की सी हंसी सुनाई देती थी। कई लोग रावी को देखकर अपने बीच में कुछ फुसफुसा रहे थे, जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो। किसी का अपमान आंखों से नजर आता है, और रवि उस नजर के वार से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। 2 वक्त की रोटी जेल के एक कोने में मिलती थी, एक पतली दाल, कुछ सुखाए हुए चावल और एक टुकड़ा सड़ी हुई रोटी। रवि ने प्लाटे हाथ में उठाई थी, लेकिन भूख जैसे कहीं खो गई थी। उसका गाला सूख रहा था, उसका मन ठंडा पत्थर बन चुका था। बारिश अब धीरे धीरे रुक गई थी, लेकिन जेल के अंदर की हवा में एक अजीब सी कसक थी। रवि जब अपनी थाली लेकर एक कोने में बैठा, तब एक पुराने से कायद ने उसके पास आकर कहा, क्या किया रे तू? बच्ची को। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन आंखों में घिन थी। रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस आंखों से जमीन घुरता रहा, जैसे वहां कुछ लिखा हो जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक दरोगा उसके पास आया। उसने रावी के हाथ में एक पुराना फाइल थामा दिया और ठंडे लहजे में बोला, तेरा वकील आ गया है, चल कोर्टरूम में तेरे बयान लेने हैं। रवि, जो अब तक एक सपने जैसे हालत में था, हान में सिर हिलाकर उसके पीछे चल दिया। जेल के एक और कोने में एक छोटी सी कोर्टरूम बनी थी। एक तीखी रोशनी का बल्ब, एक घिसा हुआ टेबल और एक बेंच। वहीं पर एक थाका मंदा आदमी बैठा था, गवर्नमेंट का अपॉइंटेड वकील, जिसका चेहरा बता रहा था कि उसके लिए यह सिर्फ एक और फाइल का काम था। उसने रावी को आंख भर देखकर एक ठंडी सी सांस ली और बोला, नाम? रावी कुमार। रावी की आवाज टूट रही थी। उम्र? 40 साल। इल्जाम समझता है। रवि ने थोड़ा रुककर हाँ में सिर हिला दिया। वकील ने फिले पलाट कर कुछ लिखा और फिर बिना ऊपर देखे बोला, देखो, सिंपल बात है, तुमने बच्ची को बिना इजाजत के उठाया। लोगों के नजर में तुम गिल्टी हो। अब यह तुम्हारी समझदारी है, या तो कन्फेस कर लो या केस खींचता रहेगा, जेल में सड़ते रहो। रवि ने आंखों में आंसू भरकर कहा,
मैं बच्ची को बचा रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वकील ने थोड़ी हंसी दबाते हुए कहा, यह दुनिया नहीं समझेगी, कोर्ट नहीं समझेगा, मीडिया तो पहले ही तुम्हें चोर बना चुका है। उस पल रावी को महसूस हुआ कि वो अकेला है। उसके पास न पैसा था, न पावर, न कोई ऐसा चेहरा था जिस पर दुनिया विश्वास करती। उसके पास सिर्फ उसकी सच्चाई थी, और शायद वो इस दुनिया में सबसे बेकार चीज थी। कोर्ट रूम से वापस आते वक्त रवि जेल के बरामदे में थोड़ा रुक गया। वहां एक छोटी सी खिड़की से मुंबई का एक टुकड़ा नजर आ रहा था। बेकार सी इमारतें, दूती हुई छातों के ऊपर बैठे कबूतर, और दूर कहीं किसी मंदिर का घंटा बजता हुआ। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दुनिया अब भी वैसी ही थी जैसे वो जानता था, कठोर लेकिन जिंदा। रात को जब वो अपनी सूखी चरपाई पर लेट रहा था, उसने आंख बैंड करके फिर से उस छोटी लड़की का चेहरा याद किया। वो कंपते हुए हाथ, वो दारा हुआ चेहरा, वो आंखें जो मदद मांग रही। ताई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रावी ने अंदर ही अंदर कसम खाई। चाहे दुनिया मुझे चोर कहे, चाहे सारी दुनिया मेरी पीठ मोड़ ले, मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगा। उस जेल की सूखी दीवार के उस पार रावी की दुनिया तूत रही थी, लेकिन उसके दिल में एक चिंगारी जल गई थी, छोटी सी लेकिन काफी गहरी, और वो चिंगारी अब आग बनने को तैयार थी। रवि ने अपने आंखों के कोने से आंसू पोंछ दिया। वो आंसू कमजोरी का नहीं था, वो था एक वचन का, एक सच्चाई का, एक ऐसी लड़ाई का जो अब सिर्फ उसका नहीं रहा था। अब वो लड़ रहा था एक छोटी सी बच्ची के लिए, एक सच्चाई के लिए, एक इंसानियत के लिए जिससे दुनिया ने कचरे के साथ फेंक दिया था। जेल की अंधेरी गलियों में रवि का पहला दिन अपने सबसे कड़वे सच के साथ पूरा हुआ था, और अब कहानी शुरू होने जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहां हर कदम पर दाढ़ होगा, हर मोड़ पर धोखा, लेकिन अंत में शायद कहीं एक रोशनी का दिया जलेगा। मुंबई के सुबह की पहली किरणें जब जेल के पतले मेले से दरवाजों से अंदर घुस रही थी, तब रावी एक कोने में बैठा था, आंखों में वीरानी और हाथों में सूजान के निशान। उसके मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या कभी कोई सुनेगा उसकी कहानी? क्या सच को कभी अपनी जगह मिल पाएगी? 2 दिन के अंधेरों और बेइज्जती के बाद आज उसे अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस वाले उसे एक घिसे हुए कुर्ते और एक पुरानी जीन्स पहना कर लाए थे, जैसे कि उसकी हालात को और भी नीचा दिखाने का प्रयास हो। रवि के पैरों में जंजीरें थी, जो चलते वक्त एक भयानक सी आवाज करती थी, जैसे सबको याद दिलाती हो कि वो अब एक अपराधी था। थैन के एक पुराने जीप में बिठाकर उस अदालत तक लाया गया। रास्ते भर लोगों की नजरें उस पर थीं, कुछ घिन से, कुछ तमाशे की चाह से। मुंबई के ट्रैफिक में फांसा हुआ वो जीप रावी के लिए एक जलता हुआ पिंजरा बन गया था। अदालत का चबूतरा आज ज्यादा भीड़ भरा था। टीवी कैमरास, पत्रकार और आम लोग सब झागड़े कर रहे थे एक अच्छे नजरिए के लिए। सबको एक ड्रामा चाहिए था, एक कहानी जिसमें एक बुरा आदमी हो और एक बेचारी मासूम लड़की। रवि जैसे ही कोर्ट हॉल में लाया गया, एक हलचल मच गई। लोग अपने मोबाइल कैमरास उठाकर उसकी तस्वीरें लेने लगे। कुछ लोग उस पर उंगली उठाकर कुछ सुनी सुनाई बातें बोल रहे थे। यही है वो चोर, बेचारी बची, इस जैसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। अदालत की कुर्सी पर बैठी हुई जज मैडम शर्मा एक कठोर और ठंडी नजर वाली महिला थी। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस एक ठंडी प्रोफेशनलिज्म का नकाब था। उन्होंने रावी पर एक नजर डाली, जैसे एक फाइल के एक पेज को पलट कर देख रही हो। केस नंबर 3487, रावी कुमार के विरुद्ध बल अपहरण का मामला। क्लर्क ने बुलंद आवाज में घोषणा की। रवि के साथ अपॉइंटेड सरकारी वकील, जो अब तक थाका और बेपरवाह लग रहा था, उसने बिना ज्यादा उत्साह के खड़ा होकर कहा, मेरी तरफ से अभिभाषण तैयार है महोदय। जब प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से बयान देना शुरू किया, पूरा कोर्ट हॉल एकदम सन हो गया। मुकदमे के पहले गवाह के रूप में एक महिला को बुलाया गया, लड़की की मां। वो महिला जो सेफ्ट डिजाइनर सरी में मोती की झुमकों और महंगी परफ्यूम की महक के साथ कोर्ट में दाखिल हुई, आंखों में आंसू लेकर बोली, मेरी बेटी को इस आदमी ने सड़क से उठाया था। मैं तो अपनी दुनिया खो चुकी थी अगर पुलिस समय पर नहीं आती। हर लफ्ज के साथ उसका रोना तेज होता जा रहा था। उसकी आवाज में इतना ड्रामेबाजी थी कि सबको उसका दार्ड असली लगने लगा। पत्रकारों के कैमरास फ्लैश करने लगे। जज का चेहरा और भी सख्त हो गया। रवि वहां खड़ा था,
उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसने चाहा कि चीख कर कहे, झूठ है, मैंने बचाया था उसे, लेकिन उसका अपना वकील भी उसे आंखों से चुप रहने का संकेत कर रहा था। अगला पल और भी भरी था, जब प्रोसिक्यूशन ने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के रूप में कोर्ट के सामने पेश की। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें रवि गीला, गंदा, एक छोटी बच्ची को गले लगाए भागता हुआ दिख रहा था। किसी ने उस फुटेज के पीछे की कहानी जानने की कोशिश नहीं की। कचरे में से एक बच्ची को उठाकर बचाने वाला आदमी अब सीसीटीवी के बीच में एक चोर के रूप में दर्शाया जा रहा था। अदालत में लोग इस फुटेज को देखकर आपस में कुछ कह रहे थे। पक्का चोर है, बेचारी बच्ची को भागा ले जा रहा था। रवि के हाथ थांदे हो गए, उसका गला सूख गया, उसका दिल धड़कना भूल गया था। जज ने रवि की तरफ देखकर कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? रवि ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं यूज बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बच्ची कचरे के ढेर में मिली थी, लेकिन जज ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। आपका बयान रिकॉर्ड में ले लिया गया है, एविडेंस के अनुरूप अगला कदम तय होगा। कोर्ट की घंटीबाजी और सेशन खत्म हो गया, लेकिन रवि के लिए सब कुछ उस पल ही खत्म सा लग रहा था। यूज वापस जेल में ले जाने के लिए पुलिस उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी, जैसे वो कोई गंदा खिलौना हो जो सड़क पर पड़ा मिल गया हो। रवि के जाने के बाद भी कोर्ट रूम में लोग उसकी चर्चा करते रहे। बेचारी माँ कितनी हिम्मत से लड़ रही है, फर्सी उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी ने नहीं सोचा कि कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता था। किसी ने नहीं सोचा कि सच को समझने में वक्त लगता है, सब्र चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इंसानियत चाहिए। रवि अपने आप से पूछता रहा, क्या सच कभी किसी को दिखेगा? क्या मैं अपने दिल की सफाई कभी साबित कर पाऊंगा? उस रात जेल की उस ठंडी अंधेरी दीवार के नीचे बैठा रवि चुप था। उसकी आंखों में अब ना आंसू था, न गुस्सा, सिर्फ एक सुनापन, एक खालीपन जो सिर्फ तब आता है जब इंसान को सब कुछ खोना पड़ता है और फिर भी लड़ने का हौसला बचा रहता है। और उस खालीपन के बीच में रवि के मन में एक छोटी सी रोशनी थी, एक आशा, एक अनजानी उम्मीद की शायद कहीं किसी कोने में अब भी कोई है जो उसकी बात सुनेगा और सच को जिंदा करेगा। कोर्टरूम का माहौल आज भी वैसा ही था, भरा हुआ गर्म और असंवेदनशील। जज के घूस्ट उल्लेख, लॉयर्स के कठिन सवाल और लोगों के फुसफुसाते हुए कमेंट्स का एक अजीब सा जंगल बन गया था, जिसमें सच्चाई कहीं खो गई थी। रवि कोर्ट के एक कोने में खड़ा था, जिसे सभी आंखें एक दोषी की तरह घुर रही थी। उसके चेहरे की थकान, आंखों का सुनापन और हाथों का कंपना उसकी बेपाना मजबूरी को बयान कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा था जो रवि को अलग नजर से देख रहा था। प्रिया। प्रिया एक छोटी सी एनजीओ के लिए काम करने वाली, सेफ्ट कॉटन के कुर्ता और जीन्स में, बिना किसी मेकअप के कोर्ट के अंतिम बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों मैंने एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे कुछ समझने की, कुछ ढूंढने की। जब सब कोर्टरूम रवि को चोर के रूप में देख रहे थे, तब प्रिया का मन कहीं और खो गया था, उस कहानी के बीच के खाली टुकड़ों को जोड़ने में। उस दिन जब वो एनजीओ के रेगुलर ड्यूटीज के सिलसिले में कोर्ट आई थी, तो उसने रवि का केस एक नज़र में देख लिया था। पहली नज़र में सब कुछ एकदम साफ था। एक गरीब सफाई कर्मचारी ने बच्ची चुराने की कोशिश की और मां की पुकार पर उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जैसे जैसे उसने गवाहों के बयान सुने, जैसे जैसे उसने मां की हाइपर ड्रामा भरी एक्टिंग देखी, कुछ अंदर से खटकने लगा। सब कुछ जैसे ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। कोर्ट की कार्रवाई के बीच जब सब लोग टी ब्रेक के लिए बाहर जा रहे थे, प्रिया वही बैठी रही। उसने अपने डायरी में कुछ नोट्स लिखे। मां का इमोशनल डिस्प्ले ओवर एक्टेड, सीसीटीवी फुटेज इनकम्प्लीट, रवि का फिजिकल अपीयरेंस, नो साइंस ऑफ अग्रेशन। हर छोटी छोटी बात उसके मन में एक बड़ा सवाल बनकर उभर रही थी। अगली सुबह प्रिया ने फैसला किया कि वो खुद जांच करेगी। जब सब लोग रवि की कहानी को एक अधूरी और घटिया कहानी समझ रहे थे, तब प्रिया ने उसे एक पजल की तरह देखना शुरू किया था, जिसमें कुछ टुकड़े मिसिंग थे। अपने छोटे से स्कूटी पर बैठकर प्रिया पहुंची साउथ मुंबई के उस पोश एरिया में जहां से लड़की और उसकी मां के आने का दावा किया गया था। महलों जैसे बंगलों और चमकते हुए एसयूवी से भरे उस एरिया में गरीबी का एक निशान तक नहीं था। दरवाजों पर घंटी बजाने पर पहले तो दरवाजे बैंड रहे,
लेकिन जब प्रिया ने अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए और एक दो स्टाफ से कैजुअल दोस्ती बढ़े तो कहानी का एक अलग ही चेहरा सामने आने लगा। एक नौकरानी ने धीरे से कहा, मैडम, जो स्टोरी न्यूज मैन आ रही है सब सच नहीं है, घर के अंदर कुछ और कहानी है। जब प्रिया ने और जानकारी मांगने की कोशिश की, नौकरानी ने घबरा कर मुंह मोड़ लिया। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो इस पूरे तमाशे के पीछे छुपा था। प्रिया ने रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट का भी रुख किया, जहां बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स और अडॉप्शन पेपर्स मिलते थे। वहां कई घंटों के सर्च के बाद उसने एक शॉकिंग बात देखी। जिस लड़की को मां अपनी बेटी के रूप में क्लेम कर रही थी, उसका कोई लीगल रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। लड़की का नाम तक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं था। प्रिया के हाथों में अब कुछ कॉन्क्रीट था, और जब उसने थोड़ा और खुदाई की, तब एक और हैरतअंगेज सच सामने आया। कुछ साल पहले इसी घर में एक नौकरानी मिस्टीरियस हालत में गायब हो गई थी। कहीं पुलिस कंप्लेंट, नहीं मीडिया कवरेज, सब कुछ दाबा दिया गया था। और अब जब प्रिया ने डेट्स मिलाई तो समझ आया कि यह लड़की जिसे रवि ने बचाया था, शायद उस नौकरानी की बेटी थी। एक छुपी हुई कहानी का बेजान सबूत। जैसे जैसे प्रिया सच के और करीब जा रही थी, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा था। शाम के वक्त जब वो अपने छोटे से फ्लैट में वापस आई तो दरवाजे के नीचे एक पुर्जा मिला, बिना किसी नाम के, सिर्फ एक छोटी सी धमकी, छोड़ दो, तुम नहीं समझती कितना बड़ा खेल है ये। उस रात प्रिया ने सोचा था कि क्या उस पीछे हट जाना चाहिए। क्या एक अनजाने बेचारे लिक्सीरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना समझदारी थी। लेकिन फिर उसे रवि के चेहरे की वो निर्मल मुस्कान याद आई जो उसने कोर्टरूम के एक लम्हे में देखी थी, जब सब कुछ तुत रहा था। तब भी रवि की आंखों में एक असरदार ईमानदारी चमक रही थी। प्रिया ने अपने आप से वादा किया, मैं लड़ूंगी, मैं इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अगली सुबह अपनी एनजीओ के पुराने कॉन्टैक्ट लिस्ट को खंगालते हुए प्रिया एक पुराने जर्नलिस्ट अर्जुन मिश्रा के पास पहुंची। अर्जुन, जो कभी टॉप न्यूज़पेपर में स्टार रिपोर्टर था, आजकल फ्रीलांस स्टोरीज लिखता था जिनको बड़े मीडिया हाउसेस इग्नोर कर देते थे। जब प्रिया ने उसे सबूत दिखाए, डॉक्यूमेंट्स, सीसीटीवी फुटेज के मिसिंग पार्ट्स और स्टाफ के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स, अर्जुन के आंखों में भी एक चमक आ गई। यह तो बॉम्ब है प्रिया, लेकिन तुझे समझना पड़ेगा, ये लोग छोटे मोटे नहीं हैं। पावर और पैसा सब कुछ कंट्रोल करते हैं, अर्जुन ने कहा। प्रिया ने बस एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे बस एक मौका चाहिए, सच को आवाज देने का। जेल में रवि अब भी अंधेरे में था। यूज नहीं पता था कि एक अनजानी लड़की उसकी कहानी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने जा रही थी। वो बस इतना जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। और कहीं मुंबई के उस बेहाल अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी जग रही थी। एक लड़की, एक आवाज, एक सच जो अब छुप नहीं रहने वाला था। मुंबई की सुबह आज कुछ और ज्यादा भारी लग रही थी। बादल काले हो गए थे, जैसे आसमान भी किसी बड़ी तूफान की छावी दे रहा हो। और इस शहर के एक छोटे से कोने में प्रिया अपनी पुरानी स्कूटर पर अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, सच्चाई की तलाश में, जिसके बारे में शायद दुनिया जानना भी नहीं चाहती थी। पिछली रात की धमकी ने उसके दिल में थोड़ा सा दार तो बिठाया था, लेकिन उस दार से भी बड़ी थी उसकी जिद, उसकी विश्वास की रवि जैसे इंसान को, जिसे सब कुछ खोना पड़ा था, इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे पहली कदम थी सबूत ढूंढना जो इतना मजबूत हो कि जिसे दुनिया आंख मूंद कर न टाल सके। प्रिया ने पहला कदम उठाया उस हॉस्पिटल की तरफ जहां रवि ने बच्ची को पहुंचाया था। वहां जाके उसने सिक्योरिटी गार्ड से गुफ्तागू करने की कोशिश की, पर गार्ड ने तुरंत अपने हाथ उठा दिए। मैडम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ऑर्डर्स हैं कुछ ना बोलने के। लेकिन प्रिया रुकी नहीं। उसने रिसेप्शन पर जाकर एक नर्स को अलग से पकड़ा जो उस वक्त इमरजेंसी ड्यूटी पर थी। थोड़ी सी मिठास और समझदारी से बात करते हुए जब प्रिया ने उसे सच चाय पूछी तो नर्स ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं, जब रवि बच्ची को लाया था वो बच्ची बिल्कुल मारे हुए जैसे लग रही थी। अगर वो नहीं लाता तो शायद बच्ची बचती ही नहीं। ये सुनते ही प्रिया का मन और मजबूत हो गया। कहीं ना कहीं एक एक टुकड़ा जोड़ने लगा था, लेकिन ये टुकड़े अभी भी अधूरे थे। अपने तीसरे दिन की तलाश में प्रिया पहुंची सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र और गार्डियनशिप के रिकॉर्ड्स होते थे। थका देने वाले पेपर वर्क के बीच ब्राइबरी और घुसखोरी के संकेत मिलते रहे,
लेकिन प्रिया हार नहीं मानी। जब एक पुराने रिकॉर्ड कीपर ने कुछ चाय और समोसे के बदले कुछ पुरानी फाइल्स निकल कर दिखाई, तो प्रिया की सांसें रुक गई। उस फाइल में एक नाम था, मीना, एक नौकरानी जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, बिना किसी ट्रेस के। और रिकॉर्ड्स के हिसाब से मीना एक लड़की की मां थी जो तब लगभग 1 साल की थी। बच्ची का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रिया ने देखा मीना का लास्ट एम्प्लॉयर वही था, वही अमीर औरत जो अब कोर्ट में रवि पर इल्जाम लगा रही थी। प्रिया का दिमाग घूम गया। सब कुछ एक सड़ी हुई कहानी की तरह सामने आ रहा था। एक अमीर औरत जो अपने हस्बैंड के अफेयर और उस अफेयर के नतीजे एक बच्ची को दुनिया से छुपाना चाहती थी। एक नौकरानी जो या तो धमकी से या जबरदस्ती से गायब कर दी गई थी, और जब बच्ची को छुपाना मुश्किल हो गया तब यूज कचरे के ढेर में फेंका गया, जैसे वो कभी किसी की अपनी ही ना थी। प्रिया के हाथों में अब सबूत था, लेकिन इस सबूत का बोझ भी था। वो जानती थी कि सिर्फ सच्चाई जानना काफी नहीं था, उसे साबित करना होगा, दुनिया के सामने रखना होगा, जबकि दुनिया का हर ताकतवर हाथ इसे दबाने के लिए तैयार था। शाम को जब मुंबई की सड़कें भीग रही थी और लोग अपने अपने घरों में बैंड हो रहे थे, प्रिया अर्जुन मिश्रा के पास पहुंची, वही जर्नलिस्ट जो सच के लिए लड़ने को तैयार था। अर्जुन ने जब सब डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसका चेहरा पहले उदास और फिर तेज चमक से भर गया। प्रिया, तुझे पता है ना ये किस हद तक जा सकता है? ये लोग तुझे खत्म कर देंगे। प्रिया ने आंखों में आंखों डालकर कहा, किसी को ना किसी को सच के लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं लड़ूंगी। उस रात अर्जुन और प्रिया ने मिलकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई। डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज, स्टेटमेंट्स, फोटोग्राफ्स, सब कुछ इकट्ठा किया। उन्होंने तय किया कि अगले दिन कोर्ट में ये सब कुछ प्रेस के सामने रख दिया जाएगा, जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उन्हें पता था कि सुबह तक का रास्ता आसान नहीं होगा। उसी रात जब प्रिया अपने घर लौट रही थी, एक ब्लैक एसयूवी ने उसकी स्कूटी का पीछा किया। कुछ महिलाएं उसके रास्ते में आकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया किसी तरह गलियों से घुसकर बच गई। हर कदम पर खतरा था, हर पल जान का डर, लेकिन उसका मन एक ही चीज से भरा था, रवि का मासूम चेहरा और वो बच्ची जिसकी जिंदगी का हक रवि के हाथों में था। रवि जेल के अंधेरों में कुछ नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि एक अनजानी लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी कहानी लिख रही थी। जब मुंबई का आसमान फिर से बिजलियों से चमक रहा था, प्रिया एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रही थी, कुछ ऐसे शब्दों में जो शायद कल मुंबई की हवाओं में गूंज उठेंगे। जब दुनिया आंख मूंद लेती है, तब कुछ लोग ही होते हैं जो देखते हैं, और कुछ कहानियां चाहे जितना दबा दी जाएं, सच के रूप में बाहर निकलती हैं। रवि की कहानी भी उनमें से एक है। सुबह होने से पहले सच का एक और टुकड़ा अपनी जगह पा चुका था। अब बचा था तो सिर्फ एक कदम, उसे दुनिया के सामने लाना, और प्रिया तैयार थी। मुंबई का दिन अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, लेकिन प्रिया की दुनिया में तूफान आ चुका था। सुबह के 5 बजे जब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और दूध वाले साइकिल घुमा रहे थे, उसके घर के दरवाजे पर जोर से कुछ गिरने की आवाज हुई। डर के मारे उसने तुरंत खिड़की से झांका। एक पतला सा लिफाफा पड़ा था, सेफ्ट और गीला, बारिश से भीगा हुआ। प्रिया ने कानपते हाथों से लिफाफा उठाया। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। उसका दिल एक पल के लिए रुका। हर नर्वे जैसे एक साथ सूख गया हो। बाहर कहीं दूर एक टैक्सी तेज आवाज के साथ मोड़ ले रही थी और कुछ 6 गली के मोड़ पर गायब होती दिख रही थी। प्रिया समझ गई थी, अब यह सिर्फ एक कहानी की लड़ाई नहीं थी, अब यह जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उसने अर्जुन को तुरंत फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज में भी बेचैनी थी। मुझे भी कुछ कॉल्स आए हैं प्रिया, अननोन नंबर्स। मुझे धमकी दी गई है कि अगर हमने कुछ भी किया तो हम दोनों का अंजाम बुरा होगा। प्रिया ने आंखें बैंड करके गहरी सांस ली। ये डर के आगे का मोड़ था, या तो वो सब कुछ छोड़कर चुप हो जाती या सच के लिए लड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने डिसाइड किया वो नहीं रुकेगी। उस दिन जब रवि जेल में अपने एक और बेहाल दिन का सामना कर रहा था, प्रिया और अर्जुन पूरा दिन सबूत ऑर्गेनाइज करने में लगे रहे। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज, नौकरानी मीना के एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटी स्टाफ के स्टेटमेंट्स जो उन्होंने गुप्त रूप में दिए थे,
सब कुछ एक ठीक तरीके से फाइल में रखा गया, लेकिन जितनी देर वो काम करते जा रहे थे उतना ही खतरा उनके आसपास घनघता जा रहा था। 2 बार अर्जुन के फ्लैट के नीचे कुछ अजीब सी गाड़ियां रुक कर गई थी। प्रिया जब लोकल फोटोकॉपी शॉप गई तो देखा कि एक आदमी उसे घूर रहा था, एक अजीब सी थंदी नजर से, जैसे आंखों ही आंखों में धमकी दे रहा हो। शाम को जब वो अपने एनजीओ ऑफिस गई कुछ और पेपर्स लेने के लिए, तो देखा कि दरवाजा तोड़ा गया था। फाइल्स इधर उधर बिखरी हुई थी, कंप्यूटर्स के हार्ड ड्राइव्स गायब थी। कहीं कोई चोरी नहीं थी, पैसा नहीं गया था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के पीछे लोग आए थे। प्रिया ने तभी समझ लिया था अब समय बहुत कम था और दुश्मन छुप कर नहीं, सामने से वार करने को तैयार था। रात को जब वो अर्जुन के फ्लैट में मिलने गई तो अर्जुन के हाथ में एक और धमकी का पुर्जा था। इस बार लिखा था, आखिरी मौका दे रहे हैं, वक्त निकाल रहा है। प्रिया ने उस नोट को हाथ में लेकर देखा, कागज की ठंडक और शब्दों की जलन को महसूस किया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने रवि का चेहरा आया, जिसमें मजबूरी थी लेकिन एक अनोखी सच्चाई भी थी। और फिर उस छोटी सी लड़की का चेहरा जो कचरे के ढेर में जिंदगी के लिए लड़ रही थी। अगर वो अब रुकी तो वो लड़की कभी इंसाफ नहीं पाएगी और रवि हमेशा के लिए एक अपराधी के जैसे जेल में सड़ता रहेगा। उस रात प्रिया और अर्जुन ने फैसला किया, सुबह कोर्ट में वो सबूत जज के सामने रखेंगे और प्रेस को भी लीक कर देंगे, ताकि चाहे जितना भी दबाव आए, जब सब कुछ पब्लिक हो जाए तब इन ताकतवर लोगों के हाथ बंध जाएंगे। लेकिन वो भी जानते थे अगला कुछ घंटा उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। उस रात जब मुंबई की सड़कें सुगाई थी, प्रिया अपने फ्लैट में अकेली बैठी थी, फाइल अपनी गोदी में लिए। हर छोटी सी आवाज, हर दरी में हिलती हुई परछाई यूज चौंकाने लगी थी। उसका मोबाइल साइलेंट मोड में था और एक छोटा सा पेपर स्प्रे उसके पास रखा था, जैसे एक छोटी तलवार एक बड़े युद्ध के लिए। रात के 2 बजे जब हवा में गर्मीपान था और बारिश से भीगे हुए कपड़ों का स्मेल उड़ रहा था, किसी ने उसके दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। पहले 1, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे, जैसे कोई जांच रहा हो कि वो जाग रही है या नहीं। प्रिया का कलेजा मून को आ गया। उसने सांस अंदर खींचकर दरवाजे के पीपहोल से देखा। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जाने से पहले किसी ने दरवाजे के नीचे एक और पुर्जा छोड़ दिया था। प्रिया ने दार के बावजूद वो लिफाफा उठाया। इस बार उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, आज। वो समझ गई थी, या तो आज सच सामने आएगा या आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और किसी तरह इसी दर में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे अंधेरा अब उसे रुका नहीं सकता था, जैसे दर की सीमा पार करने के बाद सिर्फ एक चीज बची थी। सचन सुबह होने में कुछ घंटे ही बचे थे। प्रिया एक एक सबूत अपनी फाइल में भरकर तसल्ली से बैठी, जैसे एक सैनिक अपने आखिरी युद्ध के लिए तलवार तेज करता है। जेल के अंधेरों में रवि अब भी सपने देख रहा था, सपने जिसमें इंसाफ होता था, सपने जिसमें कोई उसकी कहानी सुनता था। और शहर के किसी कोने में एक लड़की उसके सपने को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी। मुंबई का आसमान उस दिन कुछ अलग था, भरी भरी बादलों से घिरा हुआ, जैसे कुदरत भी किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। कोर्टरूम के बाहर मीडिया वंस की लाइन लगी थी। कैमरामैन अपने ट्राइपॉड सेट कर रहे थे और रिपोर्टर्स माइक्रोफोन्स लेकर तैयार खड़े थे। रवि के केस ने शहर में सनसनी मचा दी थी, लेकिन अब तक सब कुछ एक ही कहानी सुना रहा था। एक गरीब लिक्सीरों ने एक अमीर परिवार की लड़की को चुराने की कोशिश की, और आज सबको लगता था कि बस एक फॉर्मल डिसीजन होना बाकी था। रवि जेल के पुराने यूनिफॉर्म में 2 पुलिस वालों के बीच कोर्ट में लाया गया। उसका चेहरा और भी ज्यादा सूखा हुआ था, आंखें बस जमीन देख रही थी, जैसे अब उससे अपने लिए कुछ भी उम्मीद नहीं थी। कोर्टरूम का माहौल भारी था, लोगों के चेहरे उत्सुकता और थोड़ी सी नफरत से भरे हुए थे। जज शर्मा अपनी यूजुअल ठंडी और कठोर मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठी थी। क्लर्क ने कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की और प्रोसिक्यूशन लॉयर ने तुरंत अपना पहला प्रस्ताव रखा कि रवि को तुरंत दोषी ठहराकर सजा दी जाए। सब कुछ तेजी से हो रहा था, जैसे कोई पुरानी लिखी हुई स्क्रिप्ट बस पढ़ी जा रही हो। तभी एक हलचल हुई। कोर्ट के दरवाजे जोर से खुले और प्रिया तेजी से अंदर आई। उसके हाथ में एक मोटा सा फाइल था,
और आंखों में वो आग थी जो सिर्फ सच्चाई के सिपाही में होती है। साथ में था अर्जुन मिश्रा, अपने पुराने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ, तैयार था सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए। जज ने चिढ़ कर कहा, कोर्ट रूम में देर से आने का क्या मतलब है? ये कोई तमाशा नहीं चल रहा। प्रिया ने बिना घबरे एक आदत के साथ बोला, मुझे कुछ नया सबूत पेश करना है महोदय। ये केस का पूरा दृश्य बदल सकता है। पूरे कोर्ट रूम में हल्की सी खुसफुसाहट हुई। जज ने कुछ पल सोचा, फिर नखुश होकर कहा, आपको सिर्फ 5 मिनट दिए जाते हैं। अगर आपका सबूत तुच्छ हुआ तो मैं आप पर कंटेम्प्ट लगा दूंगी। प्रिया ने गहरी सांस ली और कोर्ट के बीच में आकर अपना फाइल खोला। उसने शुरू किया, एक एक करके। सबसे पहले उसने मीना के मिसिंग रिपोर्ट का जिक्र किया, एक नौकरानी जो अमीर महिला के घर में काम करती थी और जो अचानक गायब हो गई थी। फिर उसने लड़की के जन्म के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, यानी कि लड़की का कोई लीगल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, न किसी अडॉप्शन का रिकॉर्ड। जज के चेहरे पर पहली बार हल्के से संकोच का अभाव आया। फिर प्रिया ने सिक्योरिटी स्टाफ के गोपनीय बयान दिखाए, जिनमें साफ लिखा था कि महिला के पति का नौकरानी के साथ संबंध था और बच्ची उनका फाल थी। और आखिरी बार प्रिया ने सीसीटीवी फुटेज का पूरा वर्जन चलाया। उसमें दिखाया गया था कि रवि कैसे बारिश और अंधेरे में बच्ची को कचरे के ढेर से उठाकर लेकर जा रहा था, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी दर्शन में छुपाने के। सिर्फ एक बेचारा आदमी, एक मरे हुए सपने को जिंदा रखने की कोशिश। मैं पूरा कोर्टरूम सन्नाटा में डूब गया था। सब लोग जो अब तक रावी को चोर और अपराधी समझ रहे थे, एकदम चुप हो गए थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, तो ये सच था, हमने गलत समझा उसे। जज ने अपने आंख के चश्मे के पार से प्रिया को घुर कर देखा। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन लॉयर से पूछा, क्या आपके पास इन नए सबूतों का कोई तुरंत जवाब है? प्रोसिक्यूशन लॉयर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, हमें यह सब वेरीफाई करने के लिए समय चाहिए। लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका था। कोर्टरूम के पीछे मीडिया लोग अपने कैमरास ऑन कर रहे थे। हर रिपोर्टर एक ही चीज सोच रहा था, आज यहां एक कहानी पलट रही थी, एक कहानी जो लोगों के दिलों को छू जाएगी। जज ने रावी की तरफ देखा, पहली बार एक इंसानियत भरा नजर से। रवि कुमार, कोर्ट आपको फिलहाल सभी आरोपों से रिहा करता है। आगे की जांच के लिए प्रोसिक्यूशन को नए सबूत प्रस्तुत करने होंगे, तब तक आप आजाद हैं। रवि ने पहले तो सुना जैसे कुछ समझा ही नहीं। उसने अपने लॉयर की तरफ देखा, जो अब हंसते हुए हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। पहले जो यूस चोर समझ रहा था, अब उसे हीरो बना रहा था। रवि ने धीरे से आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछा। कोर्ट रूम में कुछ लोग तालियां बजाने लगे। बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। शायद अपने अपने गलत फैसलों पर शर्मिंदगी थी, या शायद एक गरीब इंसान की जीत देखकर दिल पिघल गया था। रवि जब कोर्ट के सीढ़ियों से बाहर आया तो कैमरा फ्लैशेस की चमक में कुछ देर के लिए अंधा सा हो गया। प्रिया उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ थी, बिना शब्दों के, बिना किसी वादे के। उस पल रवि ने सिर्फ इतना कहा, आंखों में आंसुओं के साथ, धन्यवाद। प्रिया ने बस इतना जवाब दिया, आपने बचाया था उससे, अब वक्त है अपने आप को बचाने का। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो बारिश दर्द को धो नहीं रही थी। इस बार वो एक नए जम का प्रतीक बन गई थी, रवि के लिए और शायद पूरी दुनिया के लिए भी। कोर्टरूम का माहौल अभी भी भारी था। लोगों के चेहरे पर जहां कुछ देर पहले विरोध और अपमान था, अब वहां संकोच और गिल्टी झलक रही थी। रवि अब एक चोर नहीं, एक इंसान बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने गलत समझा और जिसने दुनिया के सबसे अंधेरों में भी अपना इंसानियत का दीपक बुझने नहीं दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोर्ट के बीच में अब भी एक अधूरा सच पड़ा था। एक सच जो रवि के इंसाफ से भी बड़ा था, एक सच जो उस छोटी लड़की के वजूद से जुड़ा था। जज शर्मा ने कोर्ट को थोड़ा शांत होने दिया, फिर अपनी तीखी नजर उस औरत पर डाली जो अब तक अपने आप को लड़की की मां बताकर दुनिया की दया कमा रही थी। औरत का चेहरा पहले से ज्यादा सेफ्ट पड़ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके लॉयर ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रिया ने वो फाइनल प्रमाण, बर्थ रिकॉर्ड्स और नौकरानी मीना की फाइल जज के हाथ में दिया, तो माहौल एकदम से बदल गया। जज का चेहरा कठोर हो गया।
उन्होंने अपनी आवाज में एक ऐसी ठंडक ला कर कहा जो कोर्ट के हर कोने में गूंज गई। महिला जी, कोर्ट के पास प्रमाण है कि ये लड़की आपकी जायज संतान नहीं है, और कोर्ट के पास सबूत है कि आपने सच को छुपाने के लिए इस लड़की को त्यागना चाहा। आप पर साजिश और झूठी गवाही देने का आरोप लग सकता है। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कोर्टरूम एक बार फिर से सन हो गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। औरत, जिसका चेहरा अब एक तरह से बिखर चुका था, खड़ी हुई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुख छुपाने की कोशिश की, जैसे दुनिया के नज़ारों से बचना चाहती हो। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी दीवार गिरती है, वैसे ही वो गिरती चली गई, अपने अस्तित्व के बोझ ताले। मैं मजबूर थी। उसकी आवाज कंप रही थी। वो लड़की मेरे पति का पाप थी। मैं कैसे उसका सामना करती? मैं कैसे समझाती सबको? मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। हर लाफ्स के साथ कोर्ट रूम का माहौल और भारी होता जा रहा था। हर आंख उस औरत को देख रही थी। पहले जिसे एक बेचारी मां समझा गया था, अब एक झूठी, दिखावाती और अपराधी औरत के रूप में फुनुकरानी। मीना, जब मुझे पता चला कि वो मेरे पति के बच्चे की मां है, तो मैं पागल हो गई थी। मैंने उसे निकल दिया। किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमारे पास पैसा था, ताकत थी। जब लड़की बड़ी होने लगी और सब कुछ बाहर आने का डर हुआ, तो मैंने उसे कचरे के ढेर में छोड़ दिया, जैसे वो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा ही ना थी। औरत जमीन पर गिरती चाली गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए जार जार रो रही थी। कोर्ट के लोग जो पहले रवि को दोषी मानते थे, अब उस औरत से आंख मिलाने से भी कतरा रहे थे। जज ने अपने हाथ की घंटी बजाकर कोर्ट में डिसिप्लिन बनाया। उनका चेहरा अब एकदम कठोर था। कोर्ट यह मानती है कि रवि कुमार ने किसी प्रकार का अपहरण नहीं किया, बल्कि उसने एक टेक्ट की गई असहाय बच्ची की जान बचाए। इस महिला के विरुद्ध फर्दर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और लड़की के कस्टडी के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फैसला करेगी। कोर्ट रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब कुछ पलट गया था। जो अमीर और ताकतवर थे, उनका गुरूर मिट्टी में मिल गया था। जो सबसे नीचे था, उसका सच सितारों तक पहुंच गया था। रवि, जो कोर्ट के कोने में खड़ा था, अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके अंदर एक तूफान था, नफरत का नहीं, ना इंसाफ का दावा करने का, बस एक शब्दरहित दर्द का, जो कह रहा था, दुनिया कितनी जल्दी फैसला कर लेती है बिना समझे। प्रिया कोर्ट रूम के एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, सुकून के, लदाई के, और शायद इस बात के भी कि कभी कभी एक आवाज भी एक पूरी दुनिया हिला सकती है। जज के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद रवि की हथकड़ी खोल दी गई। उसने जब अपने कलइयों पर छुटकारा महसूस किया, तो एक अजीब सी हल्कापन का एहसास हुआ, जैसे सिर्फ हाथ नहीं, पूरा वजूद आजाद हो गया हो। बाहर मीडिया रिपोर्टर्स एक नए एंगल के साथ तैयार खड़े थे। माइक्रोफोन्स रवि के मुंह के पास थे। लोग उसका बयान चाहते थे। रवि ने बस एक बार प्रिया की तरफ देखा, फिर मीडिया की भीड़ को देखा, और एक थके हुए लेकिन एकदम सच्चे स्वर में बोला, मैं कुछ नहीं हूं। मुंबई के दिन का सूरज आज कुछ अलग लग रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद जब रवि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, हर कदम उसके लिए नई दुनिया का दरवाजा लग रहा था। हर सांस में एक अजीब सी हल्कापन थी, जैसे सालों का बोझ उसके सीने से उठ गया हो। लेकिन इस हल्कापन के बीच भी एक खालीपन था। अब क्या? उसका जीवन, जो अब तक एक झूठ के अंधेरों में दब गया था, अचानक एक रास्ते के मोड़ पर आ गया था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। कोर्ट के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ थी। माइक्रोफोन्स रवि के मुंह के पास थे। फ्लैशेस बरस रहे थे, लेकिन रवि चुप था। उसने सिर्फ एक बार प्रिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक थाकी हुई मुस्कान थी। एक मुस्कान जो कह रही थी, तुम अकेला नहीं हो। कुछ ही देर में एक सरकारी अधिकारी रवि के पास आया। उसने एक सेफ्ड एनवेलोप रवि के हाथ में थामा दिया। सरकार की तरफ से छठी राशि, आपकी छवि पे हुई हानि के लिए मुआवजा। रवि ने एनवेलोप खोला भी नहीं। उसने उस कागज के टुकड़े को हाथ में पकड़कर बस एक गहरी सांस ली। पैसे, इन पैसे से क्या लौट आएगी वो जिंदगी जो इस अपमान, इस तन्हाई में खर्च हो गई थी। तभी एक और ऑफिसर आगे आया। उसकी बातों में कुछ अलग था, जैसे किसी नए बोझ का संदेश हो। वो लड़की जिसकी वजह से आप इतनी कठिनाइयों से गुजरे, अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है।
अगर कोई रिश्तेदार नहीं मिलता तो यूज एक शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। रवि ने अपने सीने में कुछ तूतने की आवाज सुनी। शेल्टर होम, वो छोटी सी जान जिसे उसने मौत के मुंह से खींचा था, अब फिर से एक अजीब और ठंडी दुनिया में छोड़ दी जाएगी। जैसे एक बार फिर दुनिया उसे कह रही थी, तू अकेली है, किसी को तुझसे मतलब नहीं। ऑफिसर ने अपना काम पूरा करते हुए कैजुअली जोड़ दिया, अगर आप चाहते हैं तो आप अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होगा। रवि वहां से निकालकर सड़क पर आ गया। शहर की भीड़, गाड़ियों के हॉर्न, हवा में मिलती बारिश की बू, सब कुछ उसके आसपास था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ सन्नाटा था। उसने अपने कदम अपने आप एक पुरानी गाली की तरफ मोड़ दिए, वहां जहां उसे जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने की आदत थी। एक छोटी सी चाय की टपरी के पास रुककर उसने एक कप चाय मंगवाई। गर्म चाय के धुएं में उसे अपना पूरा जीवन नजर आने लगा। एक जीवन जिसमें हर वक्त किसी न किसी ने उसे नीचा दिखाया था, हर वक्त उसकी ईमानदारी को कमजोर समझा गया था। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, एक छोटी सी जान उसकी राह देख रही थी। क्या वो लड़की भी दुनिया के लिए सिर्फ एक बोझ थी? क्या उसका कोई अपना होने का हक नहीं था? रावी ने अपने हाथ में चाय का कप पकड़े पकड़े अपनी आंखों को बैंड किया और उस पल को याद किया जब उसने यूज कचरे के ढेर से उठाया था, उस ठंडे गंदे पानी में लिपटी कंपते हुए छोटी सी जान को जो बिना कुछ कहे भी चीख रही थी, बचा लो मुझे। उस रात रवि के लिए इंसानियत एक जज्बा नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी। और अब जब दुनिया उसका इंसाफ कर चुकी थी, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता था? चाय का कप ठंडा हो गया था, लेकिन रावी का फैसला अब उभर कर सामने आ गया था। वो लड़की उसकी जिम्मेदारी थी, उससे किसी शेल्टर होम के अंधेरों में नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन सुबह रवि कोर्ट के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने खड़ा था। उसने पूरी नम्रता से अपना विषय रखा। कमेटी के लोग पहले हैरान हुए, फिर स्केप्टिकल। आपके पास अपना घर नहीं है, आप एक सफाई कर्मचारी हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, क्या आप सोच समझकर ये कदम उठा रहे हैं? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे धन नहीं चाहिए, न नाम, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, उस छोटी सी जान के लिए एक घर बनने का। कमेटी के कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। एक गरीब आदमी जिसकी अपनी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं था, अपना सब कुछ एक अनजान लड़की के लिए देने को तैयार था। ये दुनिया में हर दिन नहीं होता था। फॉर्मेलिटीज में कुछ समय लगा, पेपर वर्क, अप्रूवल्स, कुछ वेरिफिकेशन, लेकिन जब सब कुछ पूरा हुआ तो रावी को एक पतला सा कागज मिला, एक अडॉप्शन ऑर्डर, और उसके नीचे लिखा था, चाइल्ड्स न्यू लीगल गार्डियन रवि कुमार। हॉस्पिटल में जब रवि ने उस लड़की को अपने हाथों में उठाया तो उसका दिल भर आया। लड़की अब थोड़ी सी तंदुरुस्त थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी दरी हुई झलक थी। रवि ने उसका नाम रखा अनया, जिसका अर्थ था जो भाग्य से मिली हो। जब रवि अनया को लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकला तब मुंबई की सड़कें भीग रही थी। बारिश के बूंदे रवि के कंधों पे गिर रहे थे, लेकिन इस बार यह ठंडक दर्द की नहीं, नई जिंदगी की थी। सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच, भीगती हुई दुनिया के बीच, एक आदमी अपनी दुनिया अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ रहा था, बिना शिकायत, बिना डर के, सिर्फ एक प्यार और जिम्मेदारी के साथ। और कहीं ऊपर से जैसे कुदरत भी उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी, एक ऐसे रिश्ते का जो खून का नहीं था, लेकिन इंसानियत से जुदा था। मुंबई के पुराने हिस्से में, जहां पुरानी इमारतें अपने झुके हुए कंधों पर बरसों की कहानियां संभाले खड़ी थी, वहां एक छोटी सी गली में रवि और अनाया ने अपनी नई जिंदगी की पहली सांस ली। रवि का घर, जो एक कमरा और एक छोटा सा रसोई का कोना था, अब उन दोनों का संसार बन गया था। दीवार की प्लास्टर कहीं कहीं से झाड़ी हुई थी, छत में छोटी छोटी दरारें थी और जमीन पर पुराने समय का रंग छाया था। लेकिन उस घर में कुछ था जो किसी बंगले या महल में नहीं मिलता, एक असलियत, एक अपनापन। अनाया अभी भी रावी के सामने चुप रहती थी। उसकी छोटी आंखों में डर और अजीतपान का अजीब सा मिलान था। जब रावी अपनी पुरानी पतली कुर्सी पर बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़ता तो अनाया चुपके से दीवार के कोने से उसे देखती, जैसे भरोसा करने का मन तो करता हो पर दिल अभी भी डरता हो। रवि समझ गया था कि भरोसा बनाने में वक्त लगेगा। उसने अपने हर व्यवहार में एक ऐसा पेशेंस ला दिया था जो शायद कभी उसने अपने लिए भी नहीं दिखाया था।
दिन भर रवि सफाई का काम करता, गलियों में झाड़ू लगाता और शाम को जाके थोड़ा सा सब्जी या चावल खरीद लाता। घर आते ही सबसे पहला काम होता अनाया के लिए दूध गर्म करना। कभी कभी वो पैसे बचाकर उसके लिए एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी ले आता था। अनाया पहले तो दूर से देखती, फिर धीरे से आगे बढ़कर बिस्किट ले लेती। रवि का दिल उस छोटी सी जीत पर खिल उठता, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। पर जिंदगी आसान नहीं थी। जब रवि अनाया के साथ गली में चलता तो लोग उसे अलग नजर से देखते। कहीं कहीं कुछ फुसाहत होती, देखो वही लिक्सीरो अब अपनी बच्ची के साथ। कुछ लोगों की आंखों में अब भी शक था, जैसे गरीब इंसान का प्यार भी किसी सपने से कमजोर लगता हो। एक दिन जब रवि बाजार में अनाया का हाथ पकड़कर चल रहा था तो एक महिला ने जोर से कुछ बोला, ऐसे लोगों को तो बच्ची पलने का हक ही नहीं होना चाहिए। रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने अनाया का हाथ और मजबूती से पकड़ा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। रवि को हर रोज नए इम्तिहान से गुजारना पड़ता था, सिर्फ दुनिया के शक नहीं, अपने अंदर के डर से भी। अनया जब कभी रात को सपने में चीख कर उठती थी, रवि तुरंत उसके पास पहुंच जाता, उसे अपनी बाहों में ले लेता और बिना कुछ कहे बस उसकी पीठ पर हाथ फिरता रहता जब तक वो फिर से सो नहीं जाती। हर रात एक लड़ाई थी, उसे भरोसा दिलाने की, उसे ये एहसास दिलाने की कि अब वो अकेली नहीं है। रवि खुद भी कभी कभी रात के अंधेरे में जागता था, छत की तरह देखते हुए सोचता था, क्या वो अनाया के लिए एक अच्छा पिता बन पाएगा। उसके पास न पैसा था, न बड़े सपने, बस एक दिल था जो बिना शर्त प्यार कर सकता था। और शायद इसी दिल में सबसे ज्यादा ताकत थी। कुछ महीने बीते, धीरे धीरे अनाया ने मुस्कुराना सीखा। जब रवि काम से थाका हुआ आता तो अनाया अपने छोटे हाथों से उसका फेस छूकर मुस्कुराती, जैसे कहती हो, मैं तुम्हें पहचान गई हूं। जब रवि कभी बाजार से एक छोटी सी घंटी या एक रंगीन चूड़ी ले आता तो अनाया अपनी आंखों में चमक के साथ उसे देखती, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। रवि ने अनाया के लिए एक छोटी सी पुस्तक खरीदी थी, पिक्चर बुक। रात को जब पूरा शहर सो जाता और मुंबई के पुराने पंखों में सिर्फ साइकिल वाले की घंटी की आवाज घूमती, तब रवि अनाया के साथ बैठकर उस बुक के रंगीन पिक्चर्स दिखाता। हर तस्वीर के साथ एक कहानी बनाता, कभी एक रजा और रनी की, कभी एक प्यासे कबूतर की। अनाया हंसी में थुथलाती थी और रवि के लिए वो हंसी दुनिया का सबसे बड़ा इनाम थी। एक दिन जब रवि अनाया को पार्क ले गया तो उसने देखा कि अनाया एक और लड़की के साथ खेल रही थी। वो उस पर भरोसा कर रही थी, हंसी थी, दौड़ थी, वो खुद थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसने उसकी दुनिया बदल दी थी, लेकिन असल में अनाया ने उसकी दुनिया बदल दी थी। जब रात को रवि अपनी चरपाई पर सो रहा था और अनाया उसके पास सुकून से सो रही थी, तब उसने अपने दिल से एक बात कही, शायद मैं दुनिया के नजर में कुछ नहीं हूं, लेकिन इस छोटी सी दुनिया में मैं सब कुछ हूं। उस रात जब मुंबई की हवा में एक हल्का सा सुकून था, रवि और अनाया एक नई कहानी लिख रहे थे। एक कहानी जिसमें खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का था, अटूट, सच्चा और अनंत। साल गुजर गए थे। मुंबई का शहर अपनी हमेशा की तरह बदल रहा था। नए फ्लाईओवर्स, नए शॉपिंग मॉल्स, नए चेहरे। लेकिन रवि का छोटा सा संसार उसी गली के उस पुराने कमरे में अब भी वैसे ही था। बस एक फर्क था, अब उस संसार में दो दिल धड़कते थे, एक रवि का और एक अनाया का। अनाया अब जवान हो गई थी, एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें एक और चीज थी, एक अटूट विश्वास, एक गहरा प्यार उस इंसान के लिए जिसने यूं कचरे के ढेर से नहीं, मौत के मुंह से छीन कर जीवन दिया था। रवि की आंखें अब थोड़ी और गहरी हो गई थी, बालों में सैफदी आ गई थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वैसी थी। वो मुस्कान जो सिर्फ सच्चा प्यार और अपमान का सहारा बनके जीवित रहने वाले लोगों के पास होती है। एक शाम जब मुंबई की गलियों में मानसून का पहला झोंका आया था और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी, अनाया अपने कॉलेज से सीधा घर आई थी। उसके हाथ में एक पुराना झाला लगा हुआ बॉक्स था। रवि, जो अपने पुराने कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, मुस्कुराया और पूछा, क्या लाई हो बिटिया? अनाया ने कुछ नहीं कहा। उसने बॉक्स रवि के सामने रखा और अपने हाथों से ढकना उठाया। अंदर कुछ पुराने कागजों का ढेर था, कुछ तस्वीरें, कुछ टूटी फूटी यादें। ये क्या है? रवि ने हैरानी से पूछा। अनाया ने धीरे से जवाब दिया,
मैं आज अपने जम के रिकॉर्ड ढूंढ रही थी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। जब मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे यह फाइल दी। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा था कि अनाया को कभी उसके अतीत के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा था कि वो अतीत हमेशा के लिए दफन हो चुका है, लेकिन आज वो सब कुछ खुद अनाया के हाथों में था। अनाया ने फाइल से एक फोटो निकाली, एक पुरानी, हल्का सफाती हुई फोटो, जिसमें एक जवान लड़की अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को लिए हुए थी। यह मेरी मां थी ना? अनाया ने धीरे से पूछा। रवि चुप था। उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसने अपने गले को साफ करते हुए सिर्फ इतना कहा, हाँ बेटा। अनाया ने फोटो को अपने सीने से लगाया, जैसे एक अधूरे रिश्ता को पूरा कर रही हो। फिर उसने दूसरा कागज निकाला, एक हैंड रिटन नोट जो शायद उसकी मां ने कभी किसी के लिए छोड़ा था। लिखा था, मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं तुझे इस दुनिया के अंधेरों से बचाना चाहती थी, पर मैं खुद ही हार गई। अगर कभी कोई तुम्हें प्यार से अपनाए तो समझना कि तुम दुनिया की सबसे खास चीज हो। रवि का शरीर कांप गया। उसे याद आया वो रात जब उसने अनाया को पहली बार कचरे के ढेर में देखा था। एक छोटी सी जान जो उस समय अपनी मां से बिछड़ गई थी और जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था। अनाया चुपचाप रवि के पास आई। उसने रवि का हाथ पकड़ा, अपने गर्म हाथों से उसके कांपते हुए हाथ को दबाया और बोला, पापा, मुझे अपनी मां का दर्द समझ में आता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि मेरी जिंदगी आपने मुझे दी है। आप मेरे असली पिता हैं। मेरे लिए दुनिया में न आपके अलावा कोई और कभी भी माँ या बाप नहीं हो सकता। रावी ने अपने आंसुओं को नहीं रोका। उसने अनाया को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे सारी दुनिया को गले लगा रहा हो। उसके लिए यह मोमेंट दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जिसमें न ट्रॉफियां थी, न सर्टिफिकेट्स, न मेडल्स, सिर्फ एक दिल का सुकून था। उस रात जब मुंबई की सड़कें बारिश से भीगी थी, रावी और अनाया एक छोटी सी चाताई पर बैठकर पुराने फोटो एल्बम देखते रहे। कभी कभी अनाया रावी से पूछती, पापा, जब आप मुझे लेकर दौड़े थे हॉस्पिटल तक, तब आपको डर नहीं लगा था? रावी हंस कर कहता, डर तो था बेटा, लेकिन तुम्हें बचाने की चाह उस डर से ज्यादा बड़ी थी। और फिर वो दोनों हंसी में खो जाते। घर के कोने में रखा एक छोटा सा दिया तेजी से झलक रहा था, जैसे जिंदगी के सब दुखों, सब अंधेरों को जलाकर रोशनी में बदल रहा हो। रवि अब जानता था कि इंसान की जीत पैसा या पड़वी से नहीं होती। उसकी जीत उस प्यार से होती है जिसे दुनिया कभी नाप नहीं सकती। और अनाया के साथ उसकी जीत पूरी हो चुकी थी। और कहीं दूर, किसी और दुनिया में, शायद अनाया की असली माँ भी कहीं से देख रही थी और अपनी छोटी सी बेटी को एक नए पिता के साथ देखकर चैन की सांस ले रही थी। कुछ कहानियां होती हैं जो कभी लिखी नहीं जाती, सिर्फ जी जाती हैं। रावी और अनाया की कहानी भी ऐसी ही थी। एक कहानी जिसमें दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार था। और जब मुंबई की वो रात अपनी आखिरी चादर ओढ़ रही थी, रावी और अनाया एक नए सपने के साथ सो रहे थे। एक सपना जिसमें सिर्फ एक शब्द था, अपनापन।